गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग द आइलिंग प्लैनेट को पढ़ेंगे। आइलिंग प्लैनेट में द ग्रीन मूवमेंट, इस चैप्टर का नाम है क्लास 11, जिसकी फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे और पूरी तरीके से अच्छे से मेन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। द आइलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये चैप्टर का नाम है। इसका मतलब होता है बीमारू ग्रह, और द ग्रीन मूवमेंट्स रोल माने इसमें हरित आंदोलन की क्या भूमिका रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखने वाली है नानी पालखीवाला, और ये कोई कविता नहीं है, ना तो कोई एस्से है, ना तो कोई एक न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ न एक आर्टिकल है, और वही आर्टिकल पढ़ेंगे। पहली बात तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी पर्यावरण से मुद्दे हैं, बहुत ही शानदार शानदार बातें इसमें लिखी गई हैं, हम उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम थोड़ा सा इसका हम पूरी समरी देखते हैं। क्या है समरी? पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देना। आइलिंग प्लैनेट मतलब होता है कि हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं वह ग्रह लगातार बीमार होता जा रहा है। कैसे? जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमें पोषण का तत्व नहीं मिलता, वैसे पृथ्वी की भी अपनी एक आवश्यकता है। यदि उसको आवश्यकता नहीं मिलेगी तो उसका भी सिस्टम बिगड़ जाता है। उसके बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। पहला हम पॉइंट अगर जानते, ग्रीन मूवमेंट हुआ था। अब देखो, पहला पॉइंट है ग्रीन मूवमेंट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रीन मूवमेंट, ये है ग्रीन मूवमेंट। एक हरित आंदोलन है, कब शुरू हुआ था? 1972 में। 1972 अपने दिमाग में रह गए। इट वाज स्टार्टेड, यह कब शुरू किया गया? 1972 में। और देश का नाम है न्यूजीलैंड। कंट्री का क्या नाम है? न्यूजीलैंड। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। 1972 में स्टार्ट किया गया था न्यूजीलैंड को में, ठीक है, NHZL, मान लो न्यूजीलैंड। ये कब स्टार्ट किया गया? न्यूजीलैंड। तो यह ग्रीन मूवमेंट ने देश पूरी तरीके से स्थिति बदल दी। हरित आंदोलन यह नेशन वाइड आंदोलन था, विश्वव्यापी। नेशन वाइड मतलब पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। धीरे धीरे उसका जो है उसकी जड़ें, उस आंदोलन का प्रभाव पूरे विश्व ने महसूस किया। तो इसलिए ग्रीन मूवमेंट के बाद लोगों की विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उसे ही हम कहते हैं ग्रीन मूवमेंट का यही रोल आपके यहाँ दिखेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड में। पहला आंदोलन ऐसा था जिसने पूरे राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र भर में अपनी जो है पकड़ बनाई। इस आंदोलन के बाद हम देखेंगे, इस आंदोलन ने जो मैकेनिस्टिक व्यू था, मैकेनिस्टिक, देखो लिखा है ना, मैकेनिस्टिक व्यू को बदल दिया होलिस्टिक व्यू की, होलिस्टिक व्यू की तरफ, ठीक है, होलिस्टिक व्यू की तरफ। मैकेनिस्टिक मतलब होता मशीनी अप्रोच, यूज एंड थ्रो। मैकेनिस्टिक मतलब इसके पहले लोगों के अंदर अप्रोच था, लोगों के विचार थे कि जो पृथ्वी है हमारी है, हम चाहे जैसे यूज करें। लेकिन इसने ये मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब होता है जिससे मशीन का यूज करो। आप एक जो यांत्रिकी अनुभव था उसको इसने बदल के बदल दिया होलिस्टिक व्यू में। ऐसा विचार, ऐसा जिसमें होलसम देखा जाए, ठीक है, होलिस्टिक व्यू, स्वस्थ वर्धक विचार धारणा की तरफ बदल दिया, ठीक है। हाँ, सार्विक, इसको बोल सकते हैं सार्विक व्यू की तरफ बदल दिया। मतलब मैकेनिक मशीन की तरफ पृथ्वी को यूज नहीं करना है। जैसे आदमी का शरीर है, उसको आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों की, उसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पेड़ पौधों की ऑक्सीजन आवश्यकता है, और उसको भी स्वस्थ, ठीक है, जीवों की आवश्यकता है। ना कि उसमें हम अपनी विभिन्न प्रकार की गैसें, जहरीली गैसें, और पृथ्वी का हम छिन्न भिन्न करते चले जाएं, ग्रासलैंड को फिनिश कर दें, पर्यावरण को फिनिश कर दें, पेड़ों को काट रहे हैं, लगातार जीवों को काट रहे हैं। इसमें ये बताया गया, इसे कहते हैं होलिस्टिक व्यू। मतलब पृथ्वी को भी हमें ट्रीट करना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, जिसमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पृथ्वी भी एक मनुष्य की भांति है। जिस प्रकार मनुष्य को जो है स्वस्थ बहुत विभिन्न प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और पृथ्वी को केवल आज के लिए नहीं ट्रीट करना पड़ेगा, हमें पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाना होगा। तो ऐसे बचाना होगा ताकि हम पृथ्वी में आने वाले, हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छी भी सुविधा दे सकें, ताकि वो लोग भी पृथ्वी का उपभोग कर सकें। अगर हम पृथ्वी को अच्छे से मतलब अच्छे से अगर हम पृथ्वी को यूज करें और हरा भरा बनाए रहेंगे, पर्यावरण अच्छा रखेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकेंगी। तो इसी को बोला जाता है। दूसरा अगर ध्यान देंगे तो इसी को बोला जाता है, इसको पहली बार अगर जो मैकेनिस्टिक व्यू को होलिस्टिक व्यू में तब्दील करने वाला
इसके पहले जो है इसको अगर देखा जाए ये अवधारणा कोपरनिकस ने दी थी। ध्यान देना, कोपरनिकस। अब समझिए सभी लोग, कोपरनिकस एक बहुत बड़ा, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे। और कोपरनिकस ने कहा था कि जिस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, इन्होंने कहा था ये लिविंग बीइंग है। ठीक है, कोपरनिकस ने कहा था कि जो पृथ्वी है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया इन्होंने। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीती जागती, जैसे हमारा एक जीवन है, हमारी एक जिंदगी है, हम अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी का भी अपना एक जीवन है। जैसे हमें विभिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के इन्होंने ही बताया था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, सूर्य के चक्कर विभिन्न ग्रह लगाते हैं। इन्होंने पृथ्वी पृथ्वी को एक मशीन की तरह ना प्रयोग बताकर ऐसा बताया कि जैसे एक मनुष्य की तरह बताने का पहली बार प्रयास जिन्होंने किया था, कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, तो इसी को बात किया है। इन्होंने कहा था कि जो अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझेंगे। जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये जो है कोपरनिकस ने क्या कहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास हम लोग उपापचय करते हैं, मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया है, तो पृथ्वी के पास भी अपनी पाचन क्रिया है। क्या पृथ्वी को आज, क्या पृथ्वी के लिए स्वस्थ है, हमारा स्वास्थ्य है तो पृथ्वी के पास स्वास्थ्य है। हम खाना खाते हैं, जो अच्छा खाना होता है उसे खाते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी को भी अच्छी हवा और अच्छे पेड़ पौधों और कार्बन जो है विभिन्न प्रकार के अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता है। ठीक है, पृथ्वी को। तो इन्होंने पहली बार मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, ठीक है, की क्रिया होती है पृथ्वी में भी, जैसे हम कोई ग्रहण करते हैं फिर छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के पास भी अपनी उपापचय की क्रिया है, उसका भी अपना जो है एक सिस्टम है। इन्होंने पहली बार कोपरनिकस के थ्योरी के बाद हम लोगों ने तो इसके बाद उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के भी अपनी वाइटल नीड्स है। वाइटल माने होता है जीवन दायनी, मतलब जीवन देने जो आवश्यकताएं हैं उसको भी जीवन देना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं पृथ्वी हमें जीवन देती, नहीं, हमें भी ऐसा कुछ करना होगा ताकि हमारी जो पृथ्वी है वो नष्ट होने से बच जाए, उसके पास भी जीवन हो, वो भी जीवन, उसका भी जीवन लगातार आगे बढ़े। इसमें वाइटल नीड्स, ये ध्यान देना, ये सारी थ्योरी को बताने का श्रेय किसे जा रहा है, कोपरनिकस को। ध्यान देना, कोपरनिकस। कोपरनिकस एक बहुत बड़ा खगोल वैज्ञानिक था, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीती जागती, ठीक है, घटक है, और इसकी भी एक अपनी प्रकार के पचन की, ग्रहण करने की और फिर छोड़ने की एक प्रक्रिया है। इसके पास भी कुछ खाने और इसका भी कुछ दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें खाने पीने छोड़ने की, अच्छी चीजों को ग्रहण करने की, ऐसे ही पृथ्वी को भी अपने जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। अब पृथ्वी को जो आवश्यकता वाली चीजें हैं उन्हें हमें प्रदान करना पड़ेगा, तभी जीवित रहेगी। वाइटल नीड्स, आगे देखिए। अब दूसरा आप लोग देखा जाए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको दिमाग में रखो आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है आप कि जैसे कि हम विकास कर रहे हैं, तो हमें लकड़ी की आवश्यकता है, ठीक है, हम लकड़ी को तो यूज कर ले रहे हैं, बेड बना ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार की लकड़ी का जो यूज तो कर ले रहे हैं, लेकिन क्या हमारे आने वाली पीढ़ी इसके लिए योग्य है। तो सस्टेनेबल माने होता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि आज तो हम इसका यूज कर लें लकड़ी का। सतत विकास ये कहता है कि हम आज की अपनी आवश्यकता को तो पूरा करें, लेकिन ऐसे पूरा करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको फ्री उससे यूज कर सके। मतलब हमें अपनी आवश्यकता का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता को प्रभावित किए बिना हमें अपनी आवश्यकता पूरी करनी है। समझ में आ गया। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर वी आर टू कंप्लीट फुलफिल आवर नीड, मतलब बिना भविष्य के लोगों की आवश्यकताओं से कंप्रोमाइज किए, बिना भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभाव डाले, हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करना है। ये बात इसमें कही गई है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, हम पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमें पेड़ पौधों को उतना जो है उतना अधिक नहीं काट देना है कि ताकि हमारे आने वाले बच्चे या हमारे आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग सही से ढंग से ना कर पाए और बीमारू ग्रह हम छोड़ के चले जाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने यही होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों से बिना समझौता किए, बिना प्रभावित किए, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, ताकि जो है अनंत काल तक या स्वस्थ पृथ्वी या स्वस्थ विकास होता रहे। आगे देखेंगे हम लोग।
इससे हमें लगता है इकोलॉजिकल व्यू। इकोलॉजिकल व्यू मतलब होता है एक इकोलॉजिकल है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है और हमें एक इकोलॉजी को, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको जीवित रखना पड़ेगा और सभी को दृष्टिकोण में रखते हुए इन्होंने कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रकार से इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो पृथ्वी है, ध्यान से देखना आप लोग, इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो है देखिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखो, ये हम सस्टेनेबल डेवलप कहता है कि जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो ये अर्थ में मनुष्य ऐसे यूज करता है मशीन की तरह, कि जैसे लगता है ऐसे यूज करता है जैसे इसी की सब है, जबकि पृथ्वी अपनी एक की किसी व्यक्ति की नहीं है, केवल मनुष्य की नहीं है। इट इज नॉट फॉर ओनली मैन, केवल मैन के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी सबके लिए है। पृथ्वी मैन के लिए ही नहीं है, सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है। इस पृथ्वी पे कितना लोगों का अधिकार है? 1.4 मिलियन। सी हियर एवरीवन, यहाँ देखिए वो 1.4 मिलियन। अगर इसको देखा जाता तो इस पृथ्वी पे 14 लाख जातियों का हक है। इसमें चूहा का हक है, इसमें केचुआ का हक है, इसमें गाय का है, बैल का है, सारे भैंस का है, विभिन्न प्रकार के छिपकली का है, लिपट का है, तेंदुआ का है, मतलब इसमें कह रहा है कि ढेर सारी जातियां हैं, 14 लाख जातियां। मतलब ये पृथ्वी केवल हमारी मनुष्य की नहीं है, इसमें 14 लाख जातियों का शेयर है। जो जमीन हम सोचते हैं ये हमारी है, वो जमीन हमारी नहीं है। उस जमीन में कितने कीड़े हैं, कितने जीव जंतु उसके सहारे पल रहे हैं, तो वो जमीन सबकी है, ना कि किसी की एक व्यक्ति की। तो इसको ध्यान देना 14 लाख में। अब देखो ये 14 लाख जो बात कर रहे हो आप लोग, वो 14 लाख की बात तो है ही, लेकिन आज भी इतनी केवल ज्ञान, इतनी तो ज्ञात स्पेसीज है। स्पेसीज मतलब क्या होता है? स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां। इतनी तो प्रजातियां ज्ञात हैं, इतनी प्रजातियां ज्ञात है, और न जाने कितनी प्रजातियां जो है आज भी ज्ञात नहीं है, आज भी जानकारी में नहीं है। अगर वो देखा जाए तो 3 मिलियन से 100 मिलियन प्रजातियां ऐसी हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाया है, जो नाम जिनका हम नहीं जानते हैं। तो ये कह रहा है कि ये प्रजातियां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, या अगर देखा जाए तो हमारे आने वाले मैन और लिविंग बींग्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, और हमें मैन को केवल अपना पृथ्वी न मानते हुए हमें इस प्रकार से पृथ्वी मानना चाहिए, ये सोच के हमेशा पृथ्वी को रखना चाहिए कि इस पे सबका 14 लाख प्रजातियों का जो नून है, जो 14 लाख लोग ज्ञात प्रजातियां हैं, और ढेर सारे 3 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक ऐसी प्रजातियां जिसको अभी अज्ञात है, नाम नहीं आ पाया है। तो ऐसी सबका ये जो है पृथ्वी सब पर सबका हक है, ना कि केवल ह्यूमन बींग्स का। अब आगे हम चलते हैं, एक कमीशन आया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा कमीशन है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अर्थ एक लिविंग बीइंग है, मैंने बता दिया। अब अगला है अर्थ। ठीक है, हाँ, देखिए जैसे अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, अर्थ, ये ध्यान से, अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, ये ध्यान दीजिए। ये मैं अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो बता रहा हूँ उसमें क्या क्या है देखो। 4 प्रकार के अर्थ के बायोलॉजिकल जो सिस्टम रहे हैं, उसमें एक आया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। लिखो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। क्या नाम है, इसको ध्यान से समझना की कोशिश करिए। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कहा गया है कि कितनी है, 4 प्रकार के जो है मुख्य, जो मेजर सोर्स है, फाउंडेशन है इकोनॉमी का। ये है फाउंडेशन इकोनॉमी, फाउंडेशन है इकोनॉमी का। अगर हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा सिस्टम जो टिका हुआ है इसी 4 पे टिका हुआ है, उसको हम बता रहे हैं आपको। पहला है आपका फिशरीज। क्या, ठीक है, पहला क्या है, फिशरीज। मतलब फिशरीज का मतलब मत्स्य पालन। हमारा जो सिस्टम है, बहुत सारी दवाइयाँ आपके फिशरीज से बनती हैं, मत्स्य पालन से बनती हैं। दूसरा है आपका, पृथ्वी पे आप देखते होंगे क्रॉपलैंड, मतलब फसल के जमीन पे, पृथ्वी पे क्या है, पहला है फिशरीज, मत्स्य पालन। जो नदियों में बहुत सारे मत्स्य पालन किए जा रहे हैं, जिसमें नदियों में जो मछलियां हैं, आज के मछलियां भी मरती चली जा रही हैं नदियों में पानी कम। तो दूसरा है क्रॉपलैंड्स, और तीसरा आपका अगर देखा जाए तो इसमें आपका है ना, ठीक है, अब पहला हो गया अब इसके बाद फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट। ये 4 चीज सुझाव आया है, और उसके बाद क्या है, ग्रासलैंड। तो किस प्रकार से, कई प्रकार की चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो
चार मेजर फोर्स जो 4 मेजर चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं पृथ्वी पे सुझाई गई है, इन चारों को क्या है? फिशरीज, दूसरा है क्रॉपलैंड, तीसरा है फॉरेस्ट और चौथा है ग्रासलैंड। मतलब ये मुख्य चीजें हैं। अगर देखा जाए तो इसको मत्स्य पालन बोलेंगे, इसको फसल वाले, क्रॉपलैंड्स माने वो खेती किसानी वाले जो मैदान उनको बोलेंगे, फॉरेस्ट मीन्स जंगल बोलेंगे और ग्रासलैंड माने घास के मैदान। मतलब ये कह रहा है, इन्होंने इसमें एक बात साफ साफ चर्चा की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में कि अगर देखा जाए ये इकोनॉमी की धुर्री है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इसी 4 चीजों पे डिपेंड करती है। वो 4 चीजें हैं फिशरीज, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अगर अर्थव्यवस्था में अगर ये सारी चीजें इसी पर पूरी टिकी हुई है, अब आप जान लो कि इन्हीं सारी चीजों से बहुत सब चीजें बनती है। मार्केट की कोई भी चीजें ले लोगे तो आपको लगेगा यही 4 चीजें मेन फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन इकोनॉमी के, इकोनॉमी का जो है फाउंडेशन है, आधारभूत संरचना है। अगर ये चीजें डिस्टर्ब हुई तो दिक्कत हो जाएगी। फिशरीज से विभिन्न प्रकार की, वो लोग बताते हैं फिशरीज से आंख बहुत तेज होती है, फिशरीज से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। क्रॉपलैंड्स माने फसल के जो मैदान है, फसल में आज गेहूं चावल ये सारी चीजें आती हैं। फॉरेस्ट में जंगल में जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं। और ग्रासलैंड माने बहुत प्रकार के सहारा का मैदान, सॉरी आपका पंपास हो गया है ना, आपने देखा होगा, डाउन्स हो गया, तो बहुत प्रकार से घास के मैदान है। तो इन सारी चीजों पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और पृथ्वी की अगर स्वास्थ्य के साथ हमने खिलवाड़ किया तो हमारी ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। और लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉपलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम लगातार जो है अब इसको मिटाते हैं। ये वाला जो है एक कमीशन में चर्चा भी कही थी, जिसके ब्रांड कमीशन, जिसमें एल.के. शाह उसके मुखिया थे। अब लगातार जो क्रॉपलैंड्स है वो खत्म होती जा रही है। क्रॉपलैंड्स में हम विभिन्न प्रकार के, ये लगातार किसमें बदलती जा रही है? ग्रासलैंड। ये लगातार बंजर होते जा रहे हैं, तो जिससे ग्रासलैंड में बदलती जा रही है, तो इस प्रकार से बंजर होते चले जा रहे हैं। आगे मैन पॉइंट, अब लगातार हम लोग फॉरेस्ट को फिनिश कर दे रहे हैं, फॉरेस्ट को, पेड़ों को काट रहे हैं। हर साल 10 लाख से कितनी लाख शादियां हो रही हैं, तो सारे फॉरेस्ट को हम खत्म करते चले जा रहे हैं, फर्नीचर बनाते चले जा रहे हैं, हम अपनी अंधाधुंध प्रयोग कर सकते जा रहे हैं। सोने के लिए 1 तख्त की जरूरत है, लोग 5 तख्त रख रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चीजें, इस तरीके से हम फॉरेस्ट को नष्ट भी नष्ट करते जा रहे हैं, फसलों को नष्ट भी नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, जिससे हमारे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी होगी और हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। हम लोग काल का ग्रास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को न्योता देते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, तो इस प्रकार जो फॉरेस्ट को विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, क्रॉपलैंड हमेशा ग्रासलैंड बदलता जा रहा है, बंजर में बदलता चला जा रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे कितना 40 से 50 हर वर्ष। देखो, हम देखो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास जो जीव जंतु है, एनिमल्स हैं, ध्यान दो, एनिमल्स, एनिमल्स इसको लिखना पड़ेगा, एनिमल्स हैं। एनिमल्स पहले हमारे जीवन के बहुत बड़े पार्ट थे। इनसे खाद का प्रयोग होता है, इनके गोबर को यूज किया जाता था खेतों में यूज किया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे हम जलौनी के रूप में एनिमल्स की जो डंग होते थे, इसको, जनसंख्या बढ़ी, हम डंग को यूज कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के बाद हम जो फॉरेस्ट के पेड़ हैं, ट्रीज हैं, इनको एनिमल्स खाते थे। जो डंग होता था वो किसमें मिलता था? मिट्टी में मिलता था, सॉइल में, मिट्टी, तो इससे उपजाऊ होती चली जा रही है। लेकिन आज डंग का प्रयोग लोग जलौनी के रूप में कर रहे हैं, फायरवुड माने होता है जलौनी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और जिससे उर्वरा शक्ति, जो ये खेत हैं, पेड़ पौधे, जो क्रॉपलैंड से इसमें खेती क्या हो जा रही? बंजर हो जाएगी, क्योंकि जो जानवर होते थे या पेड़ पौधों की पत्तियां होती थी, वो जाके मिट्टी में मिलती थी, तो जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहती थी, बनी रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो पेड़ तो काट ही डाले, पूरी तरीके से फॉरेस्ट को खत्म ही कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गोबर हो रहा है, इतनी आवश्यकता लोग बढ़ा लिए हैं कि कहीं आग के रूप में यूज कर रहे हैं, खाना बनाने में यूज कर रहे हैं गाँव में। तो जिससे जो है जलौनी के कारण हमारा जो है, जो गोबर जाके मिट्टी में मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, और हमारी उर्वरा शक्ति हमारे पृथ्वी की लगातार खत्म होती चली जा रही है। ऐसा देखा गया है कि 40 ध्यान देना, 40 से 50 मिलियन एकड़ इतनी भूमि हमेशा क्या हो जा रही? मिलियन एकड़ जो मिट्टी है, भूमि है, एकड़, 40 से 50 मिलियन एकड़ भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। बंजर को अंग्रेजी में कहा जाता है बैरन। लगातार बंजर होती जा रही है। 40 से 50 मिलियन एकड़ की जो भूमि है
वो लगातार बंजर बनती चली जा रही है। और लगातार अगर आंकड़ा देखा जाए, आंकड़ा ये कहता है, ध्यान देना, आंकड़ा ये कहता है कि जो चाल कि अगर हम 2000 तक 2000 ये पब्लिश हुई थी, तो हमने बताया था ये पब्लिश हुई थी 1944 में, और ये जो है पहली बार 24 नवंबर, तब से आज तक, तब ये अनुमान लगाया गया था कि 2000 तक हमें पेड़ों को 4 से 5 गुना, मतलब 5 गुना पेड़ों को अधिक लगाना पड़ेगा। लेकिन लगातार पेड़ हमारे कम होते जा रहे हैं, हम लोग लगा नहीं पाए। तो 2000 तक इसने प्रेडिक्ट किया गया, 2000 तक 4 से 5 गुना पेड़ बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग वैसा करने में अभी अक्षम है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि 2000 तक, ये कब लिखी गई थी बता दिया था ना, 1944 में। और कब लिखी गई थी? 24 नवंबर में। आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 2000 तक हमें 4 से 5 गुना पेड़ अधिक बढ़ाने के या लगाने की आवश्यकता है। ये कहा गया था वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट थी। कितना? वर्ल्ड बैंक की, अगर वर्ल्ड से WB, वर्ल्ड बैंक से की रिपोर्ट थी कि 2000 तक हमें 4 से 5 गुना पेड़ अधिक बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपने मिट्टी को किस प्रकार से उसके नेचुरल रिसोर्सेज से फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, इसको ध्यान। ब्रांड कमीशन भी इस पर विचार किया था कि हम लोग क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को, क्या हम ऐसी मिट्टी देंगे, एक बीमारू ग्राम उपलब्ध कराएंगे, क्या हम अपनी पीढ़ियों को क्या बीमार करने के लिए आतुर हैं, ये सारी चीजें ब्रांड कमीशन, उसमें एक LK झा था। ब्रांड कमीशन की भी बात एक जगह आई है, उसको ध्यान देना, BRNDT ब्रांड, और कमीशन को C मान लो। तो ब्रांड कमीशन ने कहा था, ठीक है, ब्रांड कमीशन में एक भारत के सदस्य थे LK झा ने। ये विश्व स्तर पर एक बहुत कमीशन था, आयोग था, जो गठित हुआ था। इसने कहा था क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक खराब पीढ़ी, मतलब एक खराब पृथ्वी के देके जाएंगे, एक बीमारू ग्राम उपलब्ध करा के जाएंगे। ये सारी इसकी बात रही। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना ध्यान से इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। 11 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मुख्य मुख्य बातें बताई है, लिख लिख के बताई है, इसमें आप ध्यान देंगे और हम इसको आपको उपलब्ध कराएंगे। आप इसको प्लीज अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद।